क्षेत्र में पहले कृषि के लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। लोग बैल द्वारा खेतों को तैयार किया करते थे और फावड़े द्वारा खेतों को तैयार किया करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ही परिश्रम लगता था। सिंचाई के लिए ढेकुली, रहट, नहर, तालाब, वर्षा इन्हीं पर निर्भर रहा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सिंचाई का साधन नहीं था। लेकिन आज पंपिंग सेट, सोलर पंप आदि अत्याधुनिक उपकरणों के आ जाने से सिंचाई आसान हो गई है और उन्नत किस्म के बीज आ जाने से हम बहुत ही कम क्षेत्र में अधिक फसल को उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम हरित क्रांति के बारे में पढ़े थे। हरित क्रांति के जनक हैं एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध कृषि के क्षेत्र से है तथा भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि, जो आधुनिक उपकरणों का हम प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में जो आशातीत वृद्धि हुई है उसी को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजा है, वो जल्दी से जल्दी भेज दें। अब हम आते हैं औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें किस प्रकार से प्रभावित किया है, इसके हम जानेंगे। पहले हमारे देश में बहुत कम उद्योग धंधे हुआ करते थे, लेकिन अब हम विकसित देशों की बराबरी करते हैं। इस मामले में विकसित देशों की बराबरी करते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के जगह जगह भारत में उद्योग धंधे लग गए हैं। जैसे स्टील उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर दिए गए हैं। रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राड़ासागर, कल्पक्कम में एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न क्रांतियां हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि के क्षेत्र में सिर्फ फसल उत्पादन ही नहीं आता है। कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी कृषि के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। तो पहले हम हरित क्रांति जानेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति, अच्छा, हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? एस स्वामीनाथन। ठीक है, श्वेत क्रांति यह दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। अब आते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रौद्योगिकी जैसा कि परिभाषा से ही प्रौद्योगिकी पता चलता है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में जो भी निर्माण किए गए हैं उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इसमें विज्ञान के नियमों और अनुप्रयोग से बताया गया है ना, तो विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। ठीक है, वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे एक दूसरे से संबंधित है।
इसको देखने से यह पता चल जाता है कि प्रौद्योगिकी विज्ञान जो है प्रौद्योगिकी का और प्रौद्योगिकी विज्ञान का विकास करने में सहायक हुआ है। अगर प्रौद्योगिकी नहीं होती तो हम लोग विज्ञान को सिर्फ थ्योरी रूप में पढ़ पाते, सिर्फ उसको सिर्फ थ्योरी ही जानते। उसका जब हमने अनुप्रयोग किया और नए चीज़ों का निर्माण किया तो हमें प्रौद्योगिकी का पता चला। इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और भेज दीजिए। धन्यवाद।